आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हमारा जो टॉपिक है उपसर्ग, आज हम बात करने वाले हैं उपसर्ग के बारे में। पिछला हमारा जो टॉपिक था संधि प्रकरण हमारा पूरा हो गया। आज हम बात करने वाले हैं उपसर्ग के बारे में। और आज की इस क्लास में मैं उपसर्ग के एक विशेष चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो हम बात करते हैं उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के प्रारंभ यानी पूर्व में जुड़ कर के उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे हार शब्द को लेते हैं। हार शब्द का अर्थ पराजय या गले का आभूषण होता है, लेकिन पूर्व में उपसर्ग जुड़ने से इसके कई अर्थ हो जाते हैं। जैसे हम प्र उपसर्ग लगाया, हार शब्द है उसके अंदर, तो शब्द बना प्रहार यानी आक्रमण या वार होता है। इसी तरीके से वी उपसर्ग लगाया हार में तो विहार बना, और विहार का अर्थ होता है घूमना। इसी तरीके से वी धन अवधन हार, हार में उपसर्ग लगा वी और अव तो शब्द बना व्यवहार यानी आचरण। इसी तरीके से हम हार जो मूल शब्द है उसमें सम उपसर्ग लगाएंगे तो हार हो गया यानी मारना। और हार में अगर उप उपसर्ग लगाया तो उपहार यानी भेंट या नजराना हो गया। और परि अगर उपसर्ग लगाते हैं तो परिहार यानी त्यागना होता है। अब इस तरीके से हम इसकी बात करते हैं कि इस प्रकार धान शब्द का अर्थ होता है अन्न, चावल। जब धान शब्द के साथ अलग अलग उपसर्ग यानी जिस तरीके से हमने हार में लगा करके देखे उसके अलग अलग अर्थ निकल रहे थे, उसी तरीके से हम धान में लगाते हैं उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे प्र उपसर्ग लगाया धान में तो प्रधान यानी श्रेष्ठ हो गया। अब वी उपसर्ग धान में लगाया तो विधान यानी कानून। उसी तरीके से सम वी धान में लगाया तो संविधान यानी कानूनों का संग्रह होता है। उसी तरीके से उप लगाया धान में तो धान यानी तकिया होता है। और परिधान प्रि लगाया तो परिधान यानी पहनावा या वस्त्र। और अपि धान में अपि उपसर्ग लगाते हैं तो अपिधान यानी ढक्कन हो गया। उसी तरीके से अभिधान यानी अभी लगाते हैं तो शब्द बना अभिधान। अभिधान का अर्थ होता है नाम। इस तरीके से ये इनका अलग सब मैन शब्द है धान। धान में अलग अलग उपसर्ग लगाने से इसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं उपसर्ग की, जो आपको बहुत कम चीज़ें देखने को मिलती हैं। विशेषता जो मुख्य बातें, अगर इन बातों को अगर आप ध्यान में रख लेते हो तो उपसर्ग का एक भी प्रश्न गलत नहीं होता है हमारा। तो हम सबसे पहले एक नंबर जो विशेषता है बात करते हैं कि ये शब्दांश होते हैं। परिभाषाओं में आता है ये शब्दांश होते हैं, इनका स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता है। ये मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। और 4 नंबर है कि इन पर अधिकांशतः संधि नियम लागू होते हैं। अधिकांशतः होते हैं, कोई पुख्ता नहीं है कि आपने कह दिया कि इसमें संधि नियम लागू ही होंगे। अधिकांशतः यानी लगभग। और ये बात ध्यान रखना कि प्रत्यय के अंदर संधि नियम लागू नहीं होता है। अब उपसर्ग को हम कितने भागों में विभाजित करते हैं? उपसर्ग को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। अब हम बात करते हैं उपसर्ग के जो तीनों भेद कौन कौन से हैं। 1 नंबर है तत्सम या संस्कृत भाषा की उपसर्ग। 2 नंबर है तद्भव, जिसको हिंदी भाषा की उपसर्ग भी कहते हैं, और विदेशी भाषा की उपसर्ग। मैं आपको तत्सम और तद्भव एक दोहों के माध्यम से इतना अच्छे तरीके से याद कराऊंगा, क्लास के अंदर ही आपको याद हो जाएगा। हम उपसर्ग के बाद प्रत्यय के बाद हम बात करेंगे उनकी, तत्सम और तद्भव की। अब हम तत्सम यानी संस्कृत आज हम बात करेंगे। 1 नंबर जो भाग है तत्सम या संस्कृत भाषा की उपसर्ग, इनके बारे में इनकी संख्या होती है 22। अब 22 को मैंने इजी तरीके से याद करने के लिए इनको 3 उपभागों में डिवाइड कर लिया, यानी 8 तो ए वाले आ जाएंगे, 4 पै से जुड़ा हुआ यानी 4 पै के आ जाएंगे, और 4 है वो नी या दे से आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे स से, 2 आ जाएंगे ऊ से, और 2 आ जाएंगे नी और वी। अब हम बात करते हैं इनके एक एक के बारे में कि इसमें ए में सबसे 8 ए इसमें कौन कौन से होते हैं? अति, अधि, अनु, अप,
अपि, अभी, अब और आ। और 4 पै वाले हैं प्र, प्रति, परा, परि। और 4 हैं निर, निस, दुर, दुस। 3 नंबर है, 3 नंबर में हम 3 नंबर में 2 बांट लेते हैं, यानी 3 2 हो गए। तो 3 नंबर में स के 2 हैं, स और शम 2 ही हैं, ऊ के, उद, उप, और 2 विशेष हैं यानी नि और वी। अब हम एक एक के बारे में बात करने वाले हैं। एक हम 22 की संख्या 22 है, इसमें से एक की बात कर रहे हैं। अति, अति का अर्थ होता है अधिक। इससे कौन कौन से शब्द बनते हैं इसकी हम बात कर लें। शब्दांश यानी कौन कौन से शब्दांश बनते हैं। अति कर्मण, कर्मण मूल शब्द है, इसमें अति प्रत्यय लगा तो अतिक्रमण हो गया। इसी तरीके से अत्यंत, अति धन अंत, अति इसमें अति उपसर्ग लगा और अति धन अंत है शब्द में, अत्यंत लगा। इसी तरीके से अति धन आवश्यक, अति आवश्यक हो गया। इसी धन अत्याचार, अति धन आचार, अति धन अधिक, अत्यधिक। इसी तरीके से अत्यल्प, अति धन अल्प, अत्यल्प हो गया। इसी तरीके से अत्याधुनिक, अत्य धन आधुनिक। जो अत्यावश्यक ये आया था रीट में 2021 वाली रीट में आया था शायद, अत्यावश्यक वाला। इसी तरीके से अधिक हम बात करते हैं। अधिक का अर्थ होता है प्रधान, श्रेष्ठ या ऊपर। अति, अधि में अधिकार, कार में अधि जुड़ा तो अधिकार हो गया। इसी तरीके से अधिधन आय, अध्याय हो गया। अधिधन अयन, अध्ययन हो गया। और अधिधन, अधिधन, अधिधन अत्य का यानी अधित्य का हो गया। अधिधन अधिस्ता, अधिधन आस्था, अधिआस्था हो गया। अधिधन अक्ष, अध्यक्ष। और अधिनियम, अधिधन नियम, अधिनियम हो गया। अब अनुगमन, अनु से बनने वाले कौन कौन से उपसर्ग है, यानी अनुगमन, अनुमान, अन्वय, अन्वेषण। अन्वेषण इम्पोर्टेंट है, अन्वेषक इम्पोर्टेंट है, अनुसार, अन्वीक्षक। उसी तरीके से अप का बुरा होता है यानी अपयश, अपधान, अपयश यानी अपयश, अपमान, अपकीर्ति, अपकार, अपव्यय और अपव्यय यानी अपव्यय 2 बार अपव्यय। इसी तरीके से अपि 5 नंबर का अपि का होता है भी यानी अपितु, अपिधान, अपिहित। अब हम आगे का पढ़ते हैं। 6 नंबर बात करते हैं। अभी का अर्थ होता है और, यानी अभिमान, अभिधान, अभिधन अस्त, अभियस्त हो गया। अभ्यास, अभिधन आश, अभ्यास, अभिधन धारणा, अभिधारणा, अभिमानना, अभ्यर्थी, अभिधन अर्थी, अभ्यर्थी, अभिषेक, अभिषेक, अभिधन योग, अभियोग, अभ्यर्थना, अभिदर्द, अभिधन अर्थना। मैं इनका संधि विच्छेद भी आपको बता रहा हूँ कि किन किन के अंदर संधि का नियम लागू हुआ है। अब का हम बात करते हैं। आगे वाला जो 7 नंबर है अब यानी बुरा होता है। अवगुण, अवमानना, अवधारणा, अवघट, अवसर और अवतार। अब हम बात करते हैं 8 नंबर के, यानी आ में है। आ का होता है तक, यानी आमरण, आभरण, आकंठ, आजन्म, आपाद मस्तक, आजानु बाहु और आजीवन, आजीवन। इसी तरीके से जो 9 नंबर का है वो है कि यानी पहले, प्रहार, प्रकार, प्रसार, प्रधान, प्रमाण, प्रणाम, प्रकृति, प्रयोग, प्रवास, प्राध्यापक, प्रधन अध्यापक, प्राध्यापक। इसमें संधि नियम लागू हुआ है। आगे जो 10 नंबर का है उसकी हैं प्रति, यानी प्रत्येक। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक, प्रतिक्षण, प्रतिदिन, क्षण, प्रतिक्षण, प्रतिपल, प्रतिदिन, प्रत्याशा, प्रतिधन आशा, प्रत्याशा, प्रत्येक, प्रतिधन एक, प्रतिधन एक, प्रत्येक, प्रति उत्पन्नमति, प्रतिधन उत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति हो गया। मैं उपसर्ग में आपको साथ साथ में जो संधि है, किस शब्द की संधि बन रही है वो भी आपको बता रहा हूँ। आगे वाला है 11 नंबर का है परा, यानी विपरीत या उल्टा। इसका है पराजय, पराभव, पराकाष्ठा। ये जो पराधीन है
यह मैंने लिख करके इसलिए काटा है ताकि आप लोगों को याद रहे कि पराधीन में अगर उपसर्ग पूछे तो इसमें परा उपसर्ग नहीं होगा, इसमें परधन अधीन होगा। इसलिए मैंने लिख के काटा है ताकि लिखा हुआ और काटते हैं तो ज़्यादा याद रहता है। इसी तरीके से प्रावर्तन और परामर्श। आगे परि है 12 नंबर का। जो परि का अर्थ होता है चारों ओर, पर्यावरण होगा, परिधन आवरण, पर्यावरण, परिधान, परिक्रमा, पर्यवसान, परिधन अवसान हो गया, पर्याय, परिधन आय, पर्याय, परिभ्रमण, परिक्रमण। आगे का है जो 13 नंबर का है वो है निर। निर का अर्थ होता है रहित या बिना। अब निर्जन, र अधूरा है तो ऊपर चला जाएगा, निर्जन। इसी तरीके से निर्जन, निर्धन बना, निर्गुण बना, निराशा, निरव, नीरस, निरंद्र, निर्धन, अंध्र, निरंद्र। अब मैंने नीरज लिख करके इसलिए काटा है क्योंकि ये दोनों, जो एक तो पराधीन और एक नीरज, ये दोनों एग्जाम में आए हुए हैं। इसलिए मैंने वो उदाहरण ज़्यादा लिए हैं जो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। निरोग, निर्मेल, निर्निमेल और निर्मल। आगे का है निस। अब हम निस की बात करते हैं। निस का अर्थ होता है रहित या बिना, यानी निष्काम। स, यह स नहीं बनेगा, इसका यह स बनेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। और अधूरा ही बनेगा लगभग। जैसे मूर्धन्य, मूर्धन्य से निष्काम, निष्कपट, निष्प्रयोजन, निष्प्राण, निश्चय, निश्चल, निश्वास, निस्तारण, निश्चल, निसंकोच, निष्पाप। आगे वाला जो 15 नंबर का उपसर्ग है उसकी बात करते हैं। दुर। दुर का अर्थ होता है बुरा या विपरीत या कठिन, यानी दुर्जन, र अधूरा है ऊपर लगेगा, दुर्जन, जन मेन शब्द है। उसके बाद दुर्गुण, दुरुपयोग, दुराशा, दुर्विसंधि, दुराग्रह, दुराज, दुराचार, दुर्गम। आगे वाला है 16 का जो है उसमें है दुस। दुस का अर्थ होता है विपरीत, बुरा या कठिन। दुस्साहस बात करते हैं। दुस्साहस, दुष्कर्म, दुष्चक्र, दुश्चाल, दुष्प्रयोजन, दुष्परिणाम, दुस्तर और दुश्चिंता। इसमें कौन कौन से आएंगे? दुस्साहस, दुष्कर्म, दुष्चक्र, दुश्चाल, दुष्प्रयोजन, दुष्परिणाम, दुस्तर और दुश्चिंता। आगे का जो 17 नंबर का उपसर्ग है वो है सु। सु का अर्थ होता है अच्छा या सरल। स्वागत, सु धन आगत, स्वागत बन गया। स्वल्प, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, स्वागत और स्वल्प। और उसके बाद सुगम, सुधार, सुशासन, स्वच्छ, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्वच्छ, सुगंध, सुसंगति, सुयोग। ये जो सु वाला इसमें है स्वागत, स्वल्प और स्वच्छ। ये तीनों जो उपसर्ग यानी शब्दांश हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पहले की किसी न किसी परीक्षा में आए हुए उदाहरणों को मैंने यहाँ पर समायोजित करके यहाँ पर लिख करके आपके सामने प्रस्तुत किया। आगे वाला है 18 नंबर का है। 18 नंबर का है सम। सम का अर्थ होता है सम्मान, सम्मान, सम्मोहन, संकर, संस्कृत, संस्कार, संहार और संधारण, संजीवनी, समधन विधान, संविधान, समधन योग, संयोग। आगे वाला है उद। उद, उत्कंठ, ये उद वाला और सम, ये दोनों व्यंजन संधि में आते हैं। अब हम उद की बात करते हैं। उद का अर्थ होता है क यानी काका। मैंने व्यंजन संधि में आपको बताया था कि काका यानी क व ख, काका तथा प यानी प, काका तथा पापा के साथ ताऊजी आते यानी तय आ गया। मैंने ये व्यंजन संधि में आपको बताया था नियम। आप व्यंजन संधि में जाके उसको पढ़ सकते हैं। उद धन कंठा, उद धन
कंठा, उत्कंठा हो गया, उद्धन कोच, उद्कोच हो गया, उत्कोच हो गया, उत्धन खनन, उत्खनन हो गया, उद्धन उत्पन्न, उद्धन शाह, उत्साह, उद्धन जवल, उज्ज्वल हो गया। उच्चाटन का अर्थ होता है जूठा चाटना, उद्धन चाटन, उच्चाटन हो गया। उद्धन श्रृंखला, उच्च श्रृंखला, उच्चजन साहस, उत्साहस हो गया। उसी तरीके से अनुच्छेद और उद्धन कर्ष, उत्कर्ष हो गया। उसी तरीके से ये उल्लास वाला शब्द है, शब्दांश ये पूछा गया था रीट में। उल्लास, उद्धन लास, उल्लास, उद्धन धारण, उद्धरण, उद्दन धार, उद्धार। ये उद का है, ये इम्पोर्टेंट है। उसी तरीके से 20 नंबर का है उप का अर्थ होता है पास, सहायक या नीचे। उपकृत हो गया, उपवन, उपमान, उपधान, उपकार, उपयोग, उपहार, उपत्यका और उपवास। आगे का 21 नंबर का है नि, यानी बड़ा या विशेष होता है। निगोढ़ा, निगमन, निरोध, नियम, निसार, निहार, निदान और निलय। यानी निगोढ़ा, निगमन, निरोध, नियम, निसार, निहार, निदान और निलय। आगे का जो अंतिम 22 नंबर का है वो है वी का अर्थ होता है विशेष या भिन्न। अब शब्द देखते हैं। वी में, ज्ञान में वी उपसर्ग लगा तो विज्ञान हो गया। माता में वी लगा तो विमाता हो गया। धान में वी उपसर्ग लगा तो विधान हो गया। विशेष में वी उपसर्ग लगा तो विशेष हो गया। इसी तरीके से योग में वी उपसर्ग लगा तो वियोग हो गया। धाता में वी उपसर्ग लगा तो विधाता हो गया। और हार में वी उपसर्ग लगा तो विहार हो गया। और मर्श में वी उपसर्ग लगा तो विमर्श हो गया। इसी तरीके से कार में वी उपसर्ग लगा तो विकार हो गया। और मग्न में वी उपसर्ग लगा तो मग्न हो गया। और विचार में वी उपसर्ग लगा तो विचार हो गया। यह हमारे उपसर्ग में हमने आज तत्सम या संस्कृत भाषा के जो 22 उपसर्ग होते हैं उनको हमने आज पढ़ लिया है। अगली कक्षा में हम हिंदी की उपसर्ग बात करेंगे और जो विदेशी भाषा की उपसर्ग है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको बता दूं कि विदेशी भाषा की उपसर्ग ज़्यादातर आते हैं और उनको मैं एक दोहे के माध्यम से याद कराऊंगा। बात करते हैं आगे की चर्चा करते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।